लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज भी हैं और शोभाजीत यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे सरकार को लेकर के और कुछ सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। और लगातार चाहे इस सरकार में हो चाहे पिछली सरकार में कहीं ना कहीं न्याय के ऊपर बहुत बात की जाती है कि न्याय, तो आज के मौजूदा हालात में न्याय के क्या हालात है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, कहीं ना कहीं सरकार में जो सबसे बड़ी बात होती है वो एक न्यायपालिका के ऊपर, और आप जैसे जज रह चुके हैं, तो आज के जब आप थे उस समय जो आज के हालात हैं उसको कैसे देखते हैं? लगातार इस सरकार पे कहीं न्यायपालिका पे बहुत बात। देखिए, न्यायपालिका के बारे में उस तरह से जो पब्लिक परसेप्शन है जी, जो लोगों की अवधारणा है उससे तो मैं एग्री नहीं करता, यानी सहमत नहीं हूँ। न्यायपालिका अपना काम करती है कानून के हिसाब से, न्याय देने के हिसाब से, जो उसके सामने मुकदमे हैं उसको निस्तारित करने के हिसाब से। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि कभी कभी कुछ राजनीतिक दल, कुछ समूह, कुछ और सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो अपने हिसाब से न्याय चाहते हैं। तो इस पर हमारा यह ख्याल है कि न्यायपालिका अपना काम करती है, अपनी सीमाओं को जानती है और न्यायपालिका को क्या न्याय करना है वह उसे मालूम। भारतीय संविधान में न्यायपालिका एक तीसरे स्तंभ के रूप में स्थापित है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका की कार्य और उसका दायित्व चूंकि दोनों जैसे विधायिका कोई कानून बनाए तो उस पर समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को है। जो कोई कार्यपालिका का कार्य हो या प्रशासन का कार्य हो उसकी समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को है। तो न्यायपालिका को इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल या किसी ग्रुप के एजेंडे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा ख्याल है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। और एक बात और बता दें आपको, आज न्यायपालिका बहुत मजबूती से काम कर रही है। जो पिछले हम जब पहले थे, हमारे पहले भी और आज भी इतनी मजबूत न्यायपालिका संभवतः पहले नहीं थी जितनी मजबूत न्यायपालिका आज की तारीख में है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज की न्यायपालिका जो है सबसे मजबूत है, लेकिन एक लगातार इस सरकार में एक आवाज ये उठ रही है कि सरकार ने जो बुलडोजर नीति लागू की है या इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर के ऊपर भी बहुत सारी बात उठी है, तो इसमें क्या? न्यायपालिका के दायरे में मैं उसको नहीं दिखता। न्यायपालिका का दायरा दूसरा है। यह बुलडोजर की नीति ये कार्यपालिका का है, मुख्यमंत्री है, कोई और कुछ तरह से दिखता है। वह पूरी कानून व्यवस्था का सवाल है और न्यायपालिका से ही संबंधित नहीं है कि बुलडोजर को न्यायपालिका अच्छा मानती है या उसको तायद करती। न्यायपालिका यह नहीं आप कह सकते कि बुलडोजर की नीति को अप्रूव कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल केसेज में कहीं बुलडोजर चला, किस वजह से चला, इसकी समीक्षा इंडिविजुअल केस में ही की जा सकती है, जनरल नहीं की जा सकती। और जो न्यायपालिका के बारे में लोग सोचते हैं कि न्यायपालिका, अब जैसे जो सरकार में बैठे होते हैं तो सोचते हैं कि जैसे न्यायपालिका के जज उनसे पूछ के काम करें,
कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि चूंकि हम उनको तनख्वाह देते हैं इसलिए वो हमारे अधीन है। यह बड़ी गलत सोच है। संविधान ने जो पावर दिया है, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, वो भी तो संविधान से उसी तरह से न्यायपालिका है, बल्कि न्यायपालिका को दायित्व और अधिकार ज्यादा है। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, दूसरे मंत्री हैं, वो संविधान के अनुसार कार्य करने का शपथ लेते हैं। हाई कोर्ट का जज केवल अब जैसे गवर्नर है हाई कोर्ट में, गवर्नर को साक्षी बना करके स्वयं शपथ लेता है। और जब कार्यपालिका का गठन होता है तो गवर्नर जो है शपथ को एडमिनिस्टर करता है, समझ रहे हैं ना जी। वह शपथ करवाता है, दिलवाता है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कि वह प्रेसिडेंट को साक्षी मान के स्वयं शपथ लेता है। वह संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। वह देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेता है। वह राजनीतिक दायरे से उसको राजनीतिक ढंग से देखते हैं। वो या तो भारतीय संविधान को नहीं समझते या भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका का दायित्व है उसको नहीं समझते, इसलिए पब्लिक परसेप्शन उल्टा सीधा बनाते हैं। तीन अभी एक एनजेसी एक्ट बना था, बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले वाले कार्यकाल में बनाया था, उसको पूरे देश की असेंबलीज ने पास कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अवैध है, यह कानून गलत है, यह संविधान में जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके कार्य में हस्तक्षेप करने वाला है, यह उसका उल्लंघन है और उसको ध्वस्त कर दिया। तो अब लोग कहते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया, पूरा लोकसभा पास कर दिया था, विधानसभा पास कर दिया था, देश की जितनी विधानसभाएं थी सब पास कर दिया था, राज्यसभा ने पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ऐसा इसलिए कर दिया कि वह भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका के विरुद्ध था, इसलिए अवैध था, इसलिए गैर संवैधानिक था, इसलिए निरस्त कर दिया। सर 10 साल से प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, और प्रधानमंत्री जी या भाजपा कार्यकाल पे कहीं ना कहीं एक विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कितनी सच्चाई आप देखते हैं कि इन बातों में है? वह देखिए कई वजह से, देखिए संविधान की धज्जियां, संविधान केवल किताब मात्र नहीं है, संविधान केवल एक कागज का दस्तावेज नहीं है, संविधान भारत का एक जीवित दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें देश कैसे चलेगा, देश की क्या व्यवस्था होगी, यह सब व्यवस्था है। तो इसलिए धज्जियां उड़ाने का सवाल यह है कि जैसे आप लोकतंत्र में हैं तो आप लोकतांत्रिक ढंग से काम करें। आप जैसे चुनाव है, चुनाव पर ही लोकतंत्र, हमारी विधायिका जी जो गठित होती है वह चुनाव से गठित होती है। अगर चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, इम्पार्शियल नहीं हुआ, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। चुनाव कोई जीते कोई हारे, इससे कोई मतलब नहीं। तो यह है कहने का मतलब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो चुनाव आयोग उसका बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। उस पे भी तो सर संदेह है, संदेह के घेरे में चुनाव आयोग है, क्योंकि लगातार लोग ईवीएम को हटाने की और बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, और इसीलिए संदेह किया जाता है कि पारदर्शी चुनाव नहीं हो। ईवीएम वगैरह की बात मैं इसलिए नहीं करता कि ईवीएम एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुनाव कंडक्ट कराने के लिए व्यवस्था की गई है। मैं उसके मेरिट और डिमेरिट में नहीं जाना चाहता कि ईवीएम रहे कि न रहे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, और चुनाव आयोग का दायित्व है कि इसको कंडक्ट करे। जब तक चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र पारदर्शी नहीं होगा, तब तक भारत में लोकतंत्र की जो आधारशिला है वह डगमगा जाएगी, मजबूत नहीं होगा। इसलिए हमारी अपनी सोच है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए,
यह डेमोक्रेसी का बेसिक पास्टुलेट है, यानी मौलिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हाँ। सर, प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? एक अगर आसान भाषा में आप व्यक्त करना हो उस चीज को, तो आप कैसे लोगों को कहेंगे कि 10 साल का उनका कार्यकाल कैसे रहा? अगर आप इसको पब्लिश कर सके तो मैं बताऊं जी, कि भारत में ऐसा पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ जो झूठ की बुनियाद पर देश में वोट हासिल किया। पहली बार तो जब पहली बार आया तो इसने कहा बेरोजगार नौजवानों को देखा तो कहा मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। फिर कहा कि देश में बहुत काला धन है, 1/3 देश की अर्थव्यवस्था में काला धन का स्कोप है, और हम 100 दिन का रोड मैप तैयार किया कि काला धन को विदेशों से वापस लाएंगे और 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में वो चल जाए। और इसी के क्रम में एक लोगों से खाता खुलवाने की भी वह जनधन खाता खुलवाया, और लोग इस उम्मीद में थे कि 15-15 लाख उनके खाते में आएगा। बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये तो जुमला था। तो जुमला क्या था? आप किसी को आश्वासन देके उससे वोट लीजिए और कहिए कि यह तो चुनावी जुमला था। यह तो अंग्रेजी में और कानून की भाषा में इट इज ए फ्रॉड अगेंस्ट सोसाइटी, यह लोगों के साथ धोखा था। यह एक तरह से आपराधिक गतिविधि है कि आप जो चीज न कर सकें उस पे लोगों को बहका के फुसला के और उनके मन को डाइवर्ट करके अपने पक्ष में करें। यह क्रिमिनल एक्ट है, आपराधिक गतिविधि है जो इन्होंने घोषणा किया, यह जानते हुए कि मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, इसका रोड मैप नहीं। आज भी उसी तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी इस चुनाव में बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी चैलेंज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और भाजपा 180 सीटों। लेकिन आप राहुल गांधी को भारत की राजनीति में कहाँ देख रहे हैं, किस स्थिति में? मैं राहुल गांधी को इस नजरिए से देख रहा हूं कि 21वीं सदी में यही एक ऐसा राजनेता है जो दक्षिण से उत्तर तक 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पूरे देश के गरीबों से, नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे मिलके उनकी हालात, उनके दुख दर्द को सुना और एक मुहिम चलाई कि भाई देश में अगर नफरत का वातावरण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट रहे हैं, तो यह बंटवारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मोहब्बत की दुकान मैं खोल रहा हूँ। दूसरी उन्होंने यात्रा किया, न्याय यात्रा, वह 10,000 किलोमीटर की थी, मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक की 10,000 की। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि भारत में आज की तारीख में कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है जो प्रभावशाली व्यक्तित्व राहुल गांधी जी का है। तो मैं तो पहले से ही कह रहा था कि राहुल गांधी जी अकेले ऐसे नेता हैं आज देश में जो सच्चाई के लिए पूरा मजबूती से लड़ रहे हैं, और कोई नेता है ही नहीं। मैं तो इस बात को बहुत पहले से, आज 5 साल से मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया कि यही एक ऐसा आदमी है जो मोदी को शिकस्त दे सकता है। बाकी क्षेत्रीय दल, यह पार्टी, वह पार्टी, यह जात, वह बिरादरी, इस सब से नहीं हो पाएगा। देश को समेटना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं वह राहुल गांधी ही कर रहे हैं, बाकी कोई हमारी निगाह में दिखता नहीं। सर, एक लास्ट अंतिम सवाल करेंगे। पूर्व न्यायाधीश ने जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को इनविटेशन एक दिया था कि एक हम मंच देते हैं, आप दोनों लोग डिबेट कर लीजिए। तो कल राहुल गांधी जी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर थे, वहां से उन्होंने चैलेंज को या इनविटेशन को स्वीकार किया है, और मोदी जी से वो डिबेट करने के लिए 100% तैयार हैं कहीं भी। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी आगे आएंगे, साहस करेंगे कि? प्रधानमंत्री जी कभी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, केवल प्रेस इंटरव्यू दिया, अपने मन की बात कह के अखबारों में, टीवी में यहाँ चलवाया, कभी प्रेस इंटरव्यू नहीं किया। और किसी पत्रकार ने उनसे कोई सवाल नहीं किया, सवाल देश के मुद्दों पे नहीं किया। 4 सौ लेंगे कि 5 सौ लेंगे कि 6 सौ लेंगे कि 8 सौ लेंगे, इससे क्या मतलब है? अरे आप बताओ कि 272 सीटें आप कैसे जीत रहे हैं, यही तो बता दो। मुझे तो लगता है कि 150 सीट में सिमट जाएंगे, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी प्रदेश में इनकी बढ़त नहीं हो रही है। आधी सीटें ये सब प्रदेश से घट रहे हैं। यह तो गुजरात का चुनाव पहले अभी करवा लिया, नहीं तो 3 चरण के बाद चौथे 5वें चरण में गुजरात में होता तो वहाँ की भी तस्वीर दूसरी आती। मध्य प्रदेश, राजस्थान का भी चुनाव अगर 5वें चरण में होता तो उसकी भी तस्वीर दूसरी होती। तो जहाँ इनके सॉलिड पॉकेट थे वहाँ पहले इन्होंने चुनाव करा लिए। फर्स्ट फेज के चुनाव में ये समझते थे कि सीमावर्ती प्रदेशों में कुछ इनको मिल जाएगा, वहाँ कुछ मिलने की गुंजाइश नहीं। तो इनका हारना निश्चित है, 100% निश्चित है। मैं तो समझता हूँ कि 150 के आसपास से सिमट जाएंगे। जिन सीटों को आप नहीं उम्मीद करेंगे वो सीटें हार जाएंगे। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, 4 दिन से टहल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ आज 70% लोग कांग्रेस के साथ हैं, मात्र 30% लोग इनके साथ, आज इनके साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ फिलहाल नहीं, केवल 30%, और 70% लोग कांग्रेस के साथ युवाओं हैं। की एक कनेक्टिंग देखी जा रही है कांग्रेस के साथ में, युवा कनेक्ट अब हो रहे हैं। युवा के लिए मैं नहीं कर सकता, पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप के लोगों के साथ मैं नहीं कर सकता। भारत के युवाओं के भी बारे में हमारी कोई अभी बड़ी स्टडी नहीं है, बड़ी यह भी नहीं है कि उनके निर्णय कभी कभी जज्बात में होते हैं, उनके निर्णय कभी कभी शब्दबाग में होते हैं। युवाओं को भी लगातार यहाँ मोदी ने चीट किया है। चीट का जानते हैं, वो जिसको कहते हैं चीटिंग का हिंदी है क्या होता है? धोखा दे। धोखा देना, उनको ठगना। चीटिंग का सही मतलब होता है ठगना। तो युवाओं को तो लगातार ये ठगे हैं। ये कहे कि ये कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 20 करोड़। अरे भाई 30 लाख नौकरी केंद्र की सेवाओं में, 30 लाख सरकारी पद खाली है और सब जगह फाइलें तैयार हैं कि अगर ये जीते तो 1 मिनट में उस पर साइन करके वो 30 लाख पद खाली कर समाप्त कर देंगे। ये क्यों नहीं भरे, ये बतावें। 10 साल से तो यही सत्ता में है ना, वो 30 लाख पद क्यों खाली है? ये मिलिट्री जैसी जो देश की सुरक्षा का सवाल है, वहाँ ये अग्निवीर योजना ला करके 4 वर्ष के लिए कर रहे हैं। उसमें भी हम समझते हैं कि यह मिलिट्री का, यह देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। इतना घिनौना काम किसी सरकार ने न किया, न करेंगे। इनके लोग, जब पूछा गया, लोगों ने पूछा कि भाई 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, तो एक तो विजय कुलवर्गी है, वो कहा कि भाजपा के दफ्तरों पे वो काम करेंगे। अरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड करेंगे, और पूंजीपतियों की जो मिल फैक्ट्री हैं उसकी रखवाली करेंगे। अरे लेकिन राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, अभी जल्द ही 2-3 दिन पहले का बयान है, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि उसके बाद आईएएस आईपीएस की तैयारी करेंगे। आईपीएस की तैयारी के लिए देखिए एक दूसरा माहौल होता है। जो लड़का शुरू से एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करता है, बीए करता है, एमए करता है, एलएलबी करता है, एमएससी करता है, कोचिंग और तैयारी करता है, उसको आईएएस में बनने का एक वो तरीका है। अब यह नहीं कि जो लड़का सिपाही के लिए 4 साल दौड़ा धूपा, अपना पढ़ाई लिखाई का उतना न करके शारीरिक सस्तव दिखाने का काम किया, वो आईएएस की तैयारी में 4 साल के बाद शुरू कर देगा। ये राजनाथ सिंह न खुद, हमको तो लगता है कि भाई उनकी अपनी एक सोच है। वो टीचर रहे हैं तो सोचते हैं कि हमेशा वो ऐसे रहा होगा। अरे पहले का ज़माना कुछ और था, और अब जो लड़का बीए कर रहा है ये इंटरमीडिएट है, अग्निवीर की तो क्वालिफिकेशन रखता है ना,
4 साल के बाद वह आके एमए करेगा, एलएलबी करेगा, एलएलएम करेगा? नहीं करेगा। वह जो उनके नेता लोग बोल रहे थे कि वह रखवाली करेगा पूंजीपतियों के यहाँ, वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा और इधर उधर के काम करेगा, वह उनकी एक सोच हो सकती है। वह भारतीय सेना का इसी तरह से निरादर करेंगे, इसी तरह से अपमान करेंगे। राजनाथ सिंह के बारे में हम नहीं कह सकते कि उनकी सोच कितनी ठीक है कितनी नहीं। वो जो कह रहे हैं वो अभी लोगों को भ्रमित करने वाला बयान दे रहे हैं कि IAS-PCS की तैयारी कर लेगा। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सभाजीत यादव जी। अभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के साथ हमने चर्चा की। आप पूरा वक्तव्य सुन चुके हैं कि किस तरह से सर ने अपना राय रखे कि देश में वर्तमान जो न्यायपालिका है उसके ऊपर और राजनीति के ऊपर क्या है, और देश के भविष्य और युवाओं को लेकर के बहुत सारी हमारी चर्चा हुई। आप इन सब मुद्दों के ऊपर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।